Cell structure and function. You have learned that each living organism have many organs. You have studied in class 7th about the digestive organs, which together constitute the digestive system. Each organ in the system performs different functions such as digestion, assimilation and absorption. Similarly, different organs of a plant perform specific specialized functions. For example, root help in absorption of water and minerals. Leaves, as you know, have learnt in class 7th, are responsible for synthesizing of food. Each organ is further made up of smaller parts called tissues. A tissue is a group of similar cells performing specific function. तो बच्चों ये बता रहे हैं कि सेल के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस की बात करें हम तो हर एक ऑर्गन जो है उसके डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं. जैसे आपने एनिमल्स में या ह्यूमंस में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा. अब उसके डिफरेंट डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो कोई अब्जॉर्प्शन करा रहा है, कोई असिमिलेशन करा रहा है, कोई हमारा डाइजेशन करा रहा है. वैसे प्लांट्स में होता है डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जो डिफरेंट फंक्शंस करते हैं. लीव्स जो है फोटोसिंथेसिस करता है, खाना बनाता है. रूट जो है वो मिनरल्स और वाटर को अब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है. टिश्यूज़ जो होते हैं, टिश्यू इज़ अ बेसिकली ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, मतलब सेम सॉर्ट ऑफ सेल्स जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन करें, हम उसे टिश्यू बोलते हैं. ठीक है. पहेली रियलाइज दैट एन ऑर्गन इज मेड अप ऑफ टिश्यूज विच इन टर्न आर मेड अप ऑफ सेल्स. द सेल इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट. ये मैंने तुम्हें कल भी बताया था. देखो, सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम. तो टिश्यूज़ तो सबसे बेसिक जो यूनिट है वो है सेल्स, जैसे ब्रिक्स होती हैं. ठीक है. सेल स्ट्रक्चरल, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट है. बात करें पार्ट ऑफ सेल्स की, द बेसिक कंपोनेंट सेल मेम्ब्रेन सबसे पहले आता है पार्ट्स ऑफ सेल में. द बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. The cytoplasm and nucleus are enclosed within the cell membrane and are also known as plasma membrane. The membrane separates cell from another and also the cell from surrounding medium. The plasma membrane is porous and allows the movement of substances or materials both inward outward. The boundary of onion cells is the cell membrane covered by another thick covering called the cell wall. The central dense round body in the center is nucleus. The jelly-like substance between the nucleus and the cell membrane is called cytoplasm. मैं बताती हूँ बच्चों. सेल मेम्ब्रेन में देखो, बेसिक कंपोनेंट्स हमारे सेल मेम्ब्रेन हो गए, साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया. साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो होता है ना, साइटोप्लाज्म जेली लाइक सब्सटेंस होता है, सेमी सॉलिड सा. ठीक है. जेली सब्सटेंस है वो जो है, और न्यूक्लियस जो है हमारे एक मेम्ब्रेन में बंद होते हैं. मैंने कल भी बताया था, जो उसे बांध के एक शेप देता है उसको आप सेल मेम्ब्रेन बोलते हो. ठीक है. सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है? एक तो वो दो जो सेल्स होते हैं एक दूसरे से सेपरेट करता है उन्हें. इनफैक्ट मीडियम से भी सेपरेट करता है. वो जिस भी मीडियम में है उससे सेल मेम्ब्रेन जो है सेल को बचाता है और सेपरेट करता है. ठीक है. और सब्सटेंस की वो पोरस होता है, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं. तो वो जो खाना होता है उसको, सब्सटेंसेस को, डिफरेंट सब्सटेंसेस और मटेरियल्स को अलाउ करता है बाहर आने और अंदर जाने में. ठीक है. जो बाउंड्री होती है ना अनियन सेल्स की, ये देखो, ये अनियन सेल्स की, सेल ऑब्जर्व्ड इन अनियन पील. ऐसे सेल्स दिखते हैं जब आप अनियन का पील, मतलब प्याज का छिलका निकाल के देखोगे तो ऐसे दिखते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे. तो ये जो सेल्स होते हैं इनकी बाउंड्रीज को, जो ये वाली बाउंड्रीज है ना ब्लैक, इन्हें सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं. इनके अंदर जो है हमारी वो होती है साइटोप्लाज्म होती है. और सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और वॉल होती है, सेल वॉल, जो मैंने बताया था प्लांट्स में प्रेजेंट होती है और बैक्टीरिया में, जो उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करती है सेल को और उसको प्रोटेक्शन में हेल्प करती है. ठीक है बच्चों. तो सेल वॉल प्रेजेंट है, जेली लाइक सब्सटेंस अंदर प्रेजेंट है, ये साइटोप्लाज्म. और हमारा एक डेंस बॉडी प्रेजेंट होती है. ठीक है. जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं. सेंटर राउंड सी होती है और डेंस होती है. ठीक है. उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस, और जेली लाइक सब्सटेंस को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म. You have learnt earlier that the cell membrane gives shape to the cell. In addition to the cell membrane, there is an outer thick layer in cell wall of plant, that is cell wall. This additional layer surrounding the cell membrane is required by plants for protection. Plant cell needs protection against variations in temperature, high wind speed, atmospheric moisture, etc. They are exposed to these variations because they cannot move. ठीक है बच्चों. वो वही बता रहा है जो मैंने अभी तुम्हें बताया था कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक आउटर थिक लेयर भी होती है जिसे सेल वॉल बोलते हैं. वो तुम्हें शेप देती है और रिजिडिटी देती है, लेकिन उसका मेजर क्या होता है, प्रोटेक्शन करना. और सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स और बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है, मेजरली प्लांट्स में. ठीक है. वो प्लांट्स में इसलिए प्रेजेंट होती है क्योंकि प्लांट्स जो है वो चल फिर नहीं सकते, इसलिए उनको प्रोटेक्शन करनी होती है टेम्परेचर से. अगर टेम्परेचर में वेरिएशन आ रही है, बढ़ रहा है या घट रहा है, या फिर हमें हवा तेज़ चलने लग गई, या फिर ह्यूमिडिटी हो रही है, तो उस सब से जो है सेल वॉल बताती है. ठीक है. और वो इस सब से एक्सपोज कब हो जाते हैं, क्योंकि वो चल नहीं सकते. प्लांट्स कैन नॉट मूव बच्चों, ये हमें पता ही है. Cells can be observed in leaf peel of Transdentia, Elodea and Rhodio. You can prepare a slide as in case of onion. तो ये सारे सेल्स जो हैं वो ट्रेडेसेंटिया में, इलोडिया में और रोडियो में मिलते हैं. ठीक है. पहली आस्क बूझो इफ़ यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व एनिमल सेल्स. ठीक है. एनिमल सेल्स भी आप देख सकते हो.
अब ये ह्यूमन चीक सेल्स है, जो ह्यूमन का चीक होता है ना, चीक की थोड़ी सी स्किन निकाली गई है बच्चों, और उसको माइक्रोस्कोप के अंडर स्लाइड में रखा गया है, तो हमें ऐसा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब जो ह्यूमंस होते हैं उनमें, मतलब जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल सेल्स जो भी होते हैं उनमें जो है सेल वॉल नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन होती है बस। ये देखो सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियस को भी कवर करके रखती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होता है। ये न्यूक्लियस हो गया, ये तुम्हारा जो है ये न्यूक्लियस हो गया, और ये तुम्हारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई ये वाली, ये तुम्हारी सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये तुम्हारा साइटोप्लाज्म हो गया देखो, ठीक है, और ये न्यूक्लियस हो गया जो मैंने बताया। साइटोप्लाज्म इट इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इन बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। वेरियस अदर कॉम्पोनेंट्स और ऑर्गेनेलीज of cells are present in cytoplasm. These are mitochondria, Golgi body, ribosome etc. You will learn about them in higher classes. तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है कि जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है, वो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीचों बीच प्रेजेंट होता है। ये देख रहे हो, ये पूरा पोर्शन जो है साइटोप्लाज्म है, ठीक है। इसमें जो है छोटे छोटे ऑर्गेनेलीज या फिर डिफरेंट ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं, और वो कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो सेल को बहुत चीज़ों में हेल्प करते हैं, जिनका नाम है गोल्जी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और हमारा राइबोसोम्स, ठीक है। इन सब के बारे में आप बच्चों अपनी आगे वाली बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, अभी हम उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अब आप देखो, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट, न्यूक्लियस पे आ गया, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ लिविंग सेल, बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है लिविंग सेल का। इट इज़ जनरली स्फेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ सेल। ये जनरली राउंड होता है, स्फेरिकल होता है, और सेंटर ऑफ द सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था, ऑस्ट्रिच के अंडे में जो योक होता है या हेन के अंडे में जो योक होता है उसे न्यूक्लियस बोलते हैं, गोल गोल होता है ना, ठीक है। इट कैन बी स्टेन्ड एंड कैन बी सीन ईजिली विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। इसको स्टेन किया जाता है, मतलब स्टेनिंग बच्चों मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ स्टेनिंग बोलते हैं, जिसमें कलर कर दिया जाता है, और कलर के थ्रू उसको ऑब्जर्व किया जाता है कि ब्लैक बड़ा सा बिग राउंड न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस कैसे डिफरेंशिएट करते हो, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को जो है, न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करता है और उसको कवर करके रखता है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड ऑफ न्यूक्लियस। तो ये वाला मेम्ब्रेन भी सेल मेम्ब्रेन की तरह पोरस होता है, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और ये भी सब्सटेंस का अंदर बाहर जाना अलाउ करता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में एक्सचेंज होना मटेरियल का, ठीक है। विद अ माइक्रोस्कोप ऑफ हायर मैग्निफिकेशन वी कैन सी अ स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी इन न्यूक्लियस, इट इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोलस। इन एडिशन न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। अगर हम और भी ज़्यादा हाई क्वालिटी का मैग्नीफाई ग्लास मतलब माइक्रोस्कोप लें, मैग्नीफिकेशन का, हाई मैग्नीफिकेशन का, तो हम देखेंगे कि न्यूक्लियस में भी बच्चों, जैसे ये देखो कैसे बताऊँ, यहाँ देखो, ये एक तुम्हारा जो है सेल है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये हमारा न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, ये पूरा न्यूक्लियस हो गया। इधर ना एक छोटा और राउंड कलर का एक बहुत डेंस स्ट्रक्चर होता है छोटा न्यूक्लियस के अंदर, जिसको आप बोलते हो न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हो आप उसको बोलते हो न्यूक्लियोलस, ठीक है। और वो न्यूक्लियोलस जो होता है वो दिखता है अगर हम हाई क्वालिटी ऑफ मैग्नीफिकेशन से देखें। और फिर क्या होता है, न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जिन्हें आप क्रोमोसोम बोलते हो। ये जीन्स कैरी करते हैं जो हमें इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अब बच्चों हम कहते हैं ना कि हमारे जीन्स हमारे पेरेंट्स पे गए हैं, हमारे जीन्स सेम होते हैं। हर एक फैमिली ट्री में सबके जीन्स सेम होते हैं, पेरेंट्स के बच्चों से मिलते हैं, उनके बच्चों के उनसे मिलते हैं, हमारे दादा दादी के हम भी हमसे मिलेंगे। तो हमारे जो जीन्स है वो आते रहते हैं हमारी बॉडी से। तो ये जो न्यूक्लियस होता है इसमें बच्चों जीन्स होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, फिर क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स होते हैं जो हमारा इनहेरिटेंस और ट्रांसफ़र फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग मिलते हैं। ये जो जीन्स होते हैं ना, इन्हीं की वजह से रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि हमारे कैरेक्टर्स, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, इसकी नाक इसकी मम्मी जैसी है या इसकी शक्ल इसके पापा पे गई है, तो मतलब उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो उसके पापा पे गए हैं, क्योंकि उसके जीन्स उसके पापा उसके अंदर के जो जीन्स हैं वो पापा वाले आए हैं। तो जीन्स का ये वाला जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दे कैरी जीन्स एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मतलब पेरेंट्स के बच्चे, ठीक है। द क्रोमोसोम कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड्स। क्रोमोसोम सिर्फ तब दिखते हैं जब सेल जो है डिवीजन करता है, सेल डिवाइड होता है, ठीक है। अब देखो, जीन इज़ द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन जो है वो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट कंट्रोल्स द ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मैंने बताया कि वो कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र में हेल्प करता है और उन्हें कंट्रोल करता है कि अगर किसी के पेरेंट्स की नाक ऐसी है, किसी की हाइट छोटी है, तो उसकी हाइट छोटी आ रही है तो वो जीन्स की वजह से है। किसी की हाइट लंबी है क्योंकि उसके पेरेंट्स की हाइट लंबी है, तो इस वजह से है। कोई किसी की आइज़ ब्लू हैं क्योंकि उसके पेरेंट्स की आइज़ ब्लू हैं, तो वो सब जीन का फैक्टर होता है बच्चों। जीन इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, ये आपको याद रखना है, ठीक है।
दिस मीन्स दैट आवर पेरेंट्स पास सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन टू अस, ठीक है, वो हमारे कुछ कैरेक्टर्स, ये बच्चों ऑन टू यू है ना, यू को कट करके अस कर देना और योर को आर कर देना, ठीक है। तो हमारे पेरेंट्स जो है हमें कुछ जीन्स प्रोवाइड करते हैं जिनकी वजह से हम उनके अंदर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमारे अंदर शिफ्ट हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। इफ़ योर फादर हैज़ ब्राउन आइज यू मे ऑल्सो हैव ब्राउन आइज, इफ़ योर मदर हैज़ कर्ली हेयर यू माइट ऑल्सो एंड अप हैविंग कर्ली हेयर, हाउएवर द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स ऑफ पेरेंट्स रिजल्ट इन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। कभी कभार ऐसा होता है कि अगर आपके पापा की आइज़ ब्राउन है तो आपकी आइज़ भी ब्राउन है, अगर आपकी मॉम के बाल कर्ली हैं तो आपके भी बाल कर्ली हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है हमेशा ऐसा हो। कुछ क्या होता है, क्योंकि हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स दोनों के, मतलब मम्मी के भी और पापा के दोनों के जीन्स जाते हैं, इसलिए दोनों का मिक्स्ड भी हो सकता है। कईयों क्या होता है कि माँ के, मम्मी के बाल कर्ली हैं लेकिन पापा के बाल जो हैं वो स्ट्रेट है, तो पापा पे भी जा सकते हैं, मम्मी पे भी जा सकते हैं। और कभी कभार होता है कि उसके बिल्कुल नॉर्मल है, जो ना तो कर्ली है ना स्ट्रेट है, बिल्कुल मिड वाले पोर्शन के बाल हैं, ठीक है। न्यूक्लियस इन एडिशन टू द इट्स रोल इन इनहेरिटेंस एक्ट्स एज कंट्रोल सेंटर ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। ये ना ब्रेन ऑफ सेल भी होता है एक तरीके से, क्यों, क्योंकि ये सेल का सारा काम यही संभालता है और यही सब कंट्रोल करता है, ठीक है बच्चों। इनहेरिटेंस करता है और उसके बाद एक्ट्स एज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज़, ठीक है, ऑफ द सेल। द एंटायर कंटेंट ऑफ अ लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। जो भी कंटेंट होता है ना लिविंग सेल का अंदर का, उसे आप प्रोटोप्लाज्म कहते हो, ठीक है। इट इंक्लूड्स द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। इसमें आप साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को इंक्लूड करते हो। प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ सेल, और प्रोटोप्लाज्म को ही आप लिविंग सब्सटेंस ऑफ सेल बोलते हो, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है बच्चों। द न्यूक्लियस ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज लाइक द सेल्स ऑफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। न्यूक्लियस ऑफ बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियस होता है ना वो उतने अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं होता जैसे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि आपको पता है बैक्टीरिया जनरली यूनिसेल्युलर होते हैं और जो नॉर्मल बाकी एनिमल्स है वो मल्टी सेल्युलर होते हैं। तो मल्टी सेल्युलर का जो न्यूक्लियस होता है वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज होता है, ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा वेल डेवलप्ड होता है एज़ कम्पेयर टू द बैक्टीरियल न्यूक्लियस, ठीक है। देयर इज़ नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बैक्टीरियल सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होता। द सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मटीरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्म्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स। जिन भी सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है न्यूक्लियस के अराउंड, उनको आप प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हो। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे याद रखना, ठीक है। और वो ऑर्गन्स जो जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उन्हें आप प्रोकैरियोट्स बोलते हो, ठीक है। ये देख रहे हो, जिनके एग्जाम्पल है बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे, ठीक है, वो प्रोकैरियोट्स में आते हैं। द सेल्स लाइक अनियन सेल्स एंड चीक सेल्स हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर डिजिग्नेटेड एज यूकैरियोटिक सेल्स। वो सेल्स जिनमें न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होते हैं, उनको आप यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हो, और उनके ऑर्गेनिजम्स को आप यूकैरियोट्स बोलते हो, ठीक है। एग्जाम्पल होगा ह्यूमन चीक सेल्स या फिर अनियन सेल्स, अनियन पील के, ठीक है। अब देखो, while observing the onion cells under the microscope did you notice any blank looking structure in the cytoplasm? It was called vacuole। हमने जब ये न्यूक्लियस ये देखे थे ना तो इसमें जो है बच्चों इसमें दिया नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे जब आप नोटिस करोगे तो ऐसे ऐसे ना कुछ बड़े बड़े से ऐसे वैक्यूल्स भी बने हुए होंगे, खाली पोर्शन, उन्हें ना आप वैक्यूल्स बोलते हो, ठीक है। ये वैक्यूल्स, इट इज़ कॉल्ड एज वैक्यूल। इट कुड बी सिंगल एंड बिग एज इन अनियन सेल। या तो वो सिंगल भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है जैसे अनियन सेल्स में था, और छोटा भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकता है, ठीक है। वैक्यूल्स आर कॉमन इन प्लांट सेल। लार्ज वैक्यूल्स जो होते हैं वो कॉमन होते हैं प्लांट सेल्स में, और जो है वैक्यूल जो है एनिमल सेल्स में बहुत छोटे छोटे होते हैं। एनिमल सेल्स में बहुत छोटे होते हैं वैक्यूल्स, लेकिन प्लांट सेल्स में बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। यू माइट हैव नोटिस सेवरल स्मॉल कलर्ड बॉडीज इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल ऑफ ट्रांसडेस्केंसिया लीफ, ठीक है। हाँ, इसको आप बुलाओगे ट्रेडेस्कैंटिया, ठीक है, ट्रेडेस्कैंटिया लीफ है। दे आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द लीफ सेल्स। दे आर कॉल्ड प्लास्टिड्स। दे आर of different colors. Some of them contain green pigment called chlorophyll. Green colored plastids are called chloroplasts. They provide green color to the leaves. You may recall the chlorophyll and chloroplast of leaves essential for photosynthesis. अब क्या होता है कि अगर आपने ये बोल रहे ट्रेडेस्कैंटिया लीफ को अगर आपने माइक्रोस्कोप में देखा है तो आपने बहुत छोटू से साइटोप्लाज्म में कुछ स्ट्रक्चर्स देखे होंगे जिन्हें आप प्लास्टिड कहते हो। वो कलर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं और वो जो है डिफरेंट कलर्स के होते हैं। एक होता है जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है ना, क्लोरोफिल, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लांट्स के लिए, खाना बनाने के लिए। वो जो है उस एक प्लास्टिड में प्रेजेंट होता है, ग्रीन कलर के प्लास्टिड में, उसको आप क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। और उसमें क्लोरोफिल होता है जो लीफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है खाना बनाने के लिए, ठीक है। कंपेरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। इफ़ यू रिकॉल एक्टिविटी 8.3, ये हमें ज़रूरत नहीं है जो ठीक है। इसके लिए बेसिकली बच्चों आप ना इधर आओ,
ये इंपॉर्टेंट है और ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। सेल मेम्ब्रेन जो है प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में प्रेजेंट है। सेल वॉल मैंने बताया था प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में भी होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड प्लांट सेल में भी प्लांट सेल में प्रेजेंट है, लेकिन एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होता। ये एक एक्सेप्शन है बच्चों, ये याद रखना कि प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल एज वेल एज सेल वॉल, बट दे आर नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल, ना प्लास्टिड ना सेल वॉल। वैक्यूल्स जो है वो दोनों में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में भी और इसमें भी, एनिमल सेल में। प्लांट सेल देखो ये जो इतना बड़ा है ना, ये वैक्यूल ही है इसका, प्लांट सेल का इतना बड़ा वैक्यूल है। सेल मेम्ब्रेन इसने हमें वो करके दिया हुआ है, मैग्नीफाई करके। ये सेल वॉल है, ये जो देख रहे हो रिजिड वाली पतली सी, और ये पूरा सेल, ये बाहर वाली सेल वॉल है, और ये जो है ना ये सेल मेम्ब्रेन है तुम्हारी, ठीक है। वैक्यूल हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये हमारा साइटोप्लाज्म हो गया, और ये हमारी सेल मेम्ब्रेन हो गई। अब एनिमल सेल्स में देखो तो वैक्यूल देखो, यहाँ इतना बड़ा वैक्यूल था, यहाँ इतना छोटू से बहुत सारे वैक्यूल्स हैं। न्यूक्लियस ये रहा हमारा सेंटर में, बड़ा है काफ़ी। साइटोप्लाज्म ये रहा, और सेल मेम्ब्रेन ये रही, ठीक है बच्चों। यही था तुम्हारा चैप्टर, और आई होप तुम लोग को अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा, क्योंकि बहुत ईजी है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स करवा दूँगी, ठीक है।